सुबह खैर, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान एंड गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के साथ साथ पिछले कुछ दिनों से आपको पता है कि ईद का समा था और कल ईद का तीसरा रोज़ था और 3 दिन ईद के ईद भाई बड़ी अच्छी गुजरी माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोगों की कैसी गुजरी आप बताइएगा। अफशीन आपकी कैसी गुजरी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। लगता है कि ईद पर वो ईदी जमा हो गई जिसका इंतजार होता है। नहीं, ईदी तो इस दफ़ा मेरी बिल ना होने के बराबर, मतलब समझे है ही नहीं। और अच्छा। हाँ, लेकिन ये कि बस अल्लाह का शुक्र है, ईद इज़ ऑल अबाउट टुगेदरनेस। और जो है आप मतलब सबसे मिलते हैं, आपके दोस्त सहबाब इकट्ठे होते हैं। असल तो चीज़ ये है, ईदी तो बच्चों के लिए होती है मेरे ख्याल में। अब वो उस दौर से हम बाहर आ गए। लेकिन ये कि सबसे जो मिलते हैं, आपकी बहनें आती हैं ससुराल से, आपके घर में सब मतलब खुशी खुशी आते हैं, मिलते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। भाई ईद पर सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात ये होती है कि हम पहला दिन जब गुजारते हैं ना तो घर के अंदर आपको मिलता है शीर खुरमा। और इस ईद पर तो मैंने इतनी चीटिंग की है चीट डे। जहाँ जा रहा हूँ मिठाई सामने रखी हुई है, जहाँ जा रहा हूँ शीर खुरमा सामने रखा है, जहाँ जा रहे हैं वो नमकीन चीज़ें सामने रखी हैं। लेकिन तीसरे दिन इस पेट ने ऊपर देखा क्या तेनू अल्लाह दा वास्ता अब ऊपर से कुछ ना फेंकी। जो यहाँ से जा रहा था मैदे में जा रहा था वो फिर उसके बाद उसने तेज़ाबियत करना शुरू कर दी। फिर मुझे थोड़ा ख्याल आया कि इस मैदे का थोड़ा ख्याल रखें। लेकिन बहरहाल ईद अपनों के संग मनाने के सबसे बड़े फ़ायदे होते हैं कि आप जी भर के हंसते हैं, जी भर के लोटपोट होते हैं और फिर आप खाना भी खूब खाते हैं। तो इन 3 दिनों मैंने तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ खाने के लिए ज़िंदा हूँ मैं। हाँ, नहीं तो असल में देखें ना बिलाल, चेंज भी तो आना चाहिए। अब पूरे रमज़ान हम जब इबादत करते हैं तो ईद वाले दिन क्यों कहा है कि बस आप सेलिब्रेट करें, आज के दिन ना रोज़ा रखें ना कोई ऐसा इबादत करें, आज के दिन सिर्फ एंजॉय करें। तो वो जो हम पूरे रमज़ान एक डाइट प्लान के साथ चलते आ रहे होते हैं ना, वो ईद के दिन थोड़ा चेंज भी होना चाहिए, वो एक ब्रेक भी आना चाहिए। वो जो चेंज है ना वो एक्सेप्ट करना चाहिए और वो अच्छा है। कोई आपने चीट नहीं किया और मतलब इतना तो चलता है मेरे ख्याल में। अच्छा, दूसरी बात ये सबसे बड़ी कलेक्शन जो होती है ना ईद पर, हमें लगता था कि ईद से पहले कपड़ों की कलेक्शन होती है, हाँ। फिर ईद पर आके लगता है कि चूड़ियों की कलेक्शन होती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कलेक्शन जो होती है ईद के ऊपर वो है ईदी। ईदी अब पहले तो बचपन में ऐसा होता था कि 40% हम जो है ना उसके ऊपर काम करते थे क्योंकि बचपन में सारी ईदी अम्मा के पास जमा हो जाती थी। लेकिन 40% के मार्जिन से ना आपको वापस मिलती थी। यानी किस तरह मिलती थी, थोड़े पैसे मिलते थे और बकिया पैसे ये कहकर रख दिए जाते थे कि तुम्हारे ही काम आएंगे, जब वक्त जरूरत पड़ेगी ना तब मिलेगी। वो ईदी कभी मिलती नहीं थी और हमें पता भी नहीं चलता था कब हमारे काम आ गई। अम्मा मेरी ईदी कहाँ है? अरे वो फला चीज में तुम्हारे लिए तो पैसे मिलाए थे। बस। अच्छा, वो वाले सिचुएशन से भी हम निकले ही थे कि अब ये होता था कि ईदी अगर हमें मिल रही है कोई 4,000 रुपए तो जेब से जा रही है 40,000 रुपए। हाँ ना, यही तो है। इसलिए अब ईदी की शक्ल हम नहीं देखते बल्कि बस जो डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है उसका हिसाब रखते हैं। और कुछ तो इतने ज़बरदस्त कमाल लोग होते हैं, कमाल के लोग, मैं ऐसे करके बताऊंगा, कमाल के लोग होते हैं कि वो ईदी इधर से आ रही होती है और वो ईदी उधर जा रही होती है, इधर आ रही होती है उधर जा रही होती है, बिल्कुल बैलेंस रख के चल रहे होते हैं। वो ज़्यादा अच्छा है, वो बिल्कुल बैलेंस है कि आपके अपनी जेब पे इतना भारी नहीं पड़ रहा, बस ये कि वो एक तरफ से आ रही है तो दूसरी तरफ से जा रही है। मैं फील्डिंग सेट करता था ना, फील्डिंग की यहाँ पे चाचा मामा ताए हैं, इधर से इतनी आनी है, यहाँ पे जो है ये वाले इन लॉज यहाँ से इतनी आनी है, ली बच्चा पार्टी का है उसको उसी हिसाब से ना इतने आ गए, छोटे 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 नोट देके बिल्कुल बराबरी से चलाऊं और बैलेंस जो है ना वो चलाऊं। तो इनपुट और आउटपुट मेरा दोनों बराबर रहा। हाँ। लेकिन बहरहाल कुछ बहुत प्यार करने वाले चाहने वाले लोग होते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाते हैं ना, आपके पास ईदी जो देने वाले हाथ होते हैं ना वो कम होते चले जाते हैं क्योंकि आप बड़े हो जाते हैं और वो गुजर जाते हैं। सही बात है। बहुत चंद लोग होते हैं इस वक्त इस एज के अंदर है, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, जो आज भी हाँफते कांपते हाथों के साथ बारीक सी जो है वो डगमगाती हुई कहते हैं ना कि कपकपाती हुई आवाज़ में, कपकपाती हुई कहने, दैट्स अ गुड वर्ड, उस आवाज़ के अंदर आपको बुलाते हैं, हाँ भाई तुम्हारी ईदी है। वो हाथ ऐसे कांप रहे होते हैं और वो 100 रुपए का नोट आज भी देते हैं। आज के दौर में भी 100 रुपए का नोट और 50 रुपए का नोट देते हैं। तो ना प्लास्टिक कोटेड कराना चाहिए, जबकि वो ना आपका बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल वो कहते हैं ना कड़क नोट नहीं होता। लेकिन बस वो जो नोट होता है ना वो आपको दूसरे किसी और से नहीं मिलना। और जब वो ईदी देते हैं और आप उनको अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, माथा चूमते हैं, उनके चेहरे पे एक आंखों में ना एक ठंडक और एक चमक होती है, वो आपको देखते हैं, आप उन्हें देखते हैं। ये मोमेंट जो खासतौर पर जेनजीज है ना, इनकी लाइफ में अभी नहीं है, आज से 10-20 साल के बाद जब ये मोमेंट आएगा ना,
यू विल मिस दोज फेसेस जो आपको ईदी दिया करते हैं। जैसे हमारे वालिद साहब हैं, ईद की नमाज के बाद फ़ौरन सबसे पहले वो ईदी देते हैं, और वालिदा जो है वो भी ईदी देती हैं, और फिर हम प्यार से मोहब्बत से ना वालिदा को बैक करते हैं ईदी के, अब उनको ईदी देते हैं हम। फिर और बहुत सारे ऐसे चेहरे कि आज दादा अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा हैं, ही इज़ 96 ईयर्स ओल्ड, और दादी भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा हैं, शी इज़ लाइक 92 ईयर्स। तो ये दोनों एक जोड़ा है हमारा 96 और 92 का, कि जो अभी तक सलामत है। तो इनके हाथों से जो ईदी मिलती है ना, वो ईदी आपकी कहीं ना कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती है। और बड़े खूबसूरत मोमेंट्स होते हैं ईद के ऊपर कि आप उनके पास जाते हैं, बैठते हैं, पुराने किस्से जो आप पिछले 10 साल से सुनते आ रहे हैं, वही किस्सा आप तो आपके दादा दादी आपके अम्मी अब्बू के साथ रहते हैं? बिल्कुल, वो हमारा एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो हम उसके अंदर जो है बिल्कुल दे शुड बी टेकन केयर ऑफ, बहुत अच्छी तरह से उनका ख्याल रखें कि आपके पास वो ये नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है इस दौर में। ईद का पता जो है ना वो अपनों के संग चलता है। वो हमारे बड़े प्यारे से साथी हैं चांद नवाब, वो कहते हैं अपनों में ईद मनाने के लिए, अपनों में ईद मनाने के लिए। तो वो अपने जो ईद मनाने होते हैं ना, वो ईद मनाई ही अपनों के साथ जाती है, और अपने जो है वो फिर याद आते हैं। और कभी आप उन लोगों से पूछें जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो पूरे मुल्क को छोड़कर कहीं और गए हुए हैं, वहाँ पर बसे हुए हैं, वहाँ पर कमा रहे हैं, वहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो याद करते हैं इवेंट्स के ऊपर। अफीन वहाँ ईद बकरीद, अब तो खैर पाकिस्तानी कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा हर जगह पर हो चुकी हैं, लेकिन वो जो एक अंदर से एक आवाज़ आती है ना, कोई अपना ढूंढ रहे होते हैं वो ईदगाह मैदान के अंदर, गले लगाने के लिए कोई अपना, कोई मोहल्लेदार ही मिल जाए, कोई गाँव वाला ही मिल जाए, कोई तहसीलदार ही मिल जाए, वो नहीं मिल रहे होते। लेकिन ये बड़ा अच्छा एक मोमेंट होता है। और हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो भी ईद मनाने जो है वो गए थे अपने गांव, और इनका जो गांव है वो बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है। अच्छा। और खुजदार के हैं ये कदीर मक्सी साहब ना। अच्छा। तो खुजदार के अंदर जब ये गए तो खुजदार की भी एक अलग रिवायत है ना। वहाँ पर जो हमारे बलोच भाई हैं, खुद भी माशाल्लाह बलोच ट्राइब से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, बलोचों की एक बात बड़ी अच्छी है जो मैं अब कनेक्ट करने जा रहा हूँ ना कदीर साहब के लिए, ये ईदी बड़ी अच्छी देते हैं। अच्छा, और मांगते भी बहुत अच्छी है। अब तो खैर ये हमसे बड़े हो गए उम्र में माशाल्लाह, 55 साल के तो हैं ये, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनके लिए भी भाई ये बता दूं मैं, ये आज हमें ईदी मिलेगी तो मुझे ऑफिस से जो ईदी मिलनी होती है वो एक प्रोड्यूसर साहब से मिल जाती है, एक दो और लोग हैं, 2-4 ईदियाँ मिलके जमा हो जाएंगी, तो फिर मैं ईद जो ऑफिस के अंदर बच्चे हैं ना हमारे, फिर मैं उनको दूंगा। तो यहाँ से आ जाए पहले, फिर यहाँ जाएगी। बहरहाल कदीर साहब की आवाज़ मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है, लगता है कि मुझे लग रहा है वो नोटों की जो गड्डी है ना, वो यूं करके जो लगाते हैं अंगूठे के ऊपर, यूं करके जो गिनना शुरू करते हैं नोट। ये नोट गिने जा रहे हैं, आप नोट गिने। और अच्छा एग्जैक्टली प्रोड्यूसर भी जो है ना वो हमारे पास हैं, हसीब सलीम साहब, वो भी आ चुके हैं। अच्छा, स्पेशली आज आए हैं। मुझे इस बात की खुशी हो रही है ऑन एयर बताते हुए कि मैंने सिर्फ कल इनसे कहा था वेयर इज माई ईदी, तो इन्होंने एक जुमला कहा था, तेरी दीद उसके बाद मिलेगी तुझे ईद। तो दीद के बाद ईद जो है ना। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, जो हसीब आए हुए हैं तो वो नोटों की गड्डी कंधे पे रख के लाए ना, कहाँ पर बैठे, उनको तो यहाँ ऑन स्क्रीन होने चाहिए। ऑन स्क्रीन तो वो आएंगे, होते हैं हमारे साथ, लेकिन वो नोटों की गड्डी इतनी भारी थी वो लेकर आए हैं। बहरहाल आई एम सो हैप्पी, सो मुझे भी देखनी। व्हाट कैन आई से, आई हैव नो वर्ड्स, क्योंकि एग्जैक्टली डायरेक्टर भी मौजूद हैं, प्रोड्यूसर भी मौजूद है, सारे आ चुके हैं। और वो जो मेरा वो डर था ना कि आज ईदी नहीं मिलेगी, तो वो आज ईद के साथ ईद और ईदी भी होगी, और साथ में हमारी दीदी को जो ईदी मिलेगी। तो डॉक्टर अफशीन अच्छी बातें आप कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ईदी आ चुकी है, मूड खिल चुका है। अच्छा, आप कभी ऐसा किया आपने कि एक शख्स को 4-4 बार सलाम कर रहे हैं और उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि सलाम क्यों किया जा रहा है, वो बोलता है भाई दे तो दिया जवाब। हाँ। तो आप बोलते हैं ईदी भी दे दो। असल में ईद वाले दिन अगर कोई आपको ज्यादा सलाम करे ना, तो आपको समझ जाना चाहिए वो क्यों बार-बार सलाम। मैंने तो कानों में एयरबड्स लगाए हुए थे। हाँ क्या, अच्छा चले भाई, अच्छी बातें कर लेते हैं। चले आज की अच्छी बात से आगाज़ करते हैं अपने मॉर्निंग शो का। और आज के जदीद दौर में आपको बताऊं कि जो वालिदैन और बच्चे हैं ना, उनके दरमियान जो एक कम्युनिकेशन होता है वो बहुत पॉजिटिव होना और बहुत ज़रूरी है कि आप मजबूत और मुस्बत कम्युनिकेशन आज के दौर में हर ख़ानदान के लिए ज़रूरत बन चुकी है। आपको पता है ना, ये आजकल का जो दौर है सोशल मीडिया का, जदीद टेक्नोलॉजी का, स्कूल में बच्चों की जो मसरूफियात हैं और रोज़मर्रा जो हमारी दुनिया भर की जो मसरूफियात हैं, अक्सर वालिदैन और बच्चों के दरमियान ना एक
डिस्टेंस पैदा कर देती है, जिससे ताल्लुकात में सर्दमहरी या गलतफहमियाँ भी पैदा हो सकती हैं, क्योंकि कभी आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे होते ना। जैसे अगर आप इवन मैसेज पे भी किसी को कुछ जवाब दे दें ना, तो उसको बड़ा तल्ख लगता है, लेकिन अगर वही बात अगर आप उसको कम्युनिकेट कर दें अपनी आवाज़ में, अपने लहजे में, शायद वो चीज़ इतना उसको बुरी ना लगे, क्योंकि वो जो एक मतलब डिस्टेंस है ना, वो ख़त्म हो जाता है। तो ताल्लुकात में सर्दमहरी या गलतफहमियाँ इसी वजह से पैदा होती हैं। एक तरफ वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चे हर बात शेयर करें, अपनी जितनी भी उनकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ चल रही हैं या खुशियां हैं वो सब शेयर करें, लेकिन दूसरी तरफ जो बच्चे हैं ना, वो आजकल बड़े रिज़र्व होते जा रहे हैं। वो उनका अपना एक सर्कल होता है, वो अक्सर कुछ दबाव या मसरूफियात या वालिदैन के बड़े होने का खौफ जो है, उसके बायस ना अपने जज्बात ना अपने वालिदैन तक सही से कन्वे नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने अच्छी बात के अंदर बताई है आज, कि ये मसला सिर्फ बातचीत की कमी का नहीं है, बल्कि ये कल ही मैंने फेस किया, जो आपने बताया ना कि एक बात को कॉन्वर्सेशन हो रही थी, उस कॉन्वर्सेशन को व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू किया जा रहा था, तल्ख से तल्ख वो कॉन्वर्सेशन होती चली गई, लेकिन जब वो कॉल पर आई कॉन्वर्सेशन तो वो लहजा डिफरेंट था, सब कुछ। और फिर कॉल के बाद फ़ौरन से एक और मैसेज आया कि भाई अब हमें मिलना चाहिए, मिलकर डिस्कस करना चाहिए। कॉल के ऊपर मैं बता रहा हूँ कि 50% मसला हल हो चुका था, कि ये तो ये इस टोन में थी नहीं जो मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ। फिर उसके बाद मुलाकात करके वो 50% बात भी खत्म हो गई, मैंने ये कहा था। तो इसका मतलब क्या था कि वहाँ से वो मसला नहीं था, मसला ये कि आप अपने अंदर कुछ गलत एज्यूम कर रहे थे। तो ये अजम्पशंस वाली चीज़ है ना, जो बदगुमानी कह लें उसको, या फिर जो भी आप इसको मतलब गलतफहमी कह लें, वो कम्युनिकेशन से ही हल हो सकती हैं। तो ये जो मसला है ना, सिर्फ बातचीत का नहीं, बल्कि आपके एतमाद या समझ-बूझ या मोहब्बत के ताल्लुकात से जुड़ा होता है। जब वालिदैन और बच्चे ना एक दूसरे के साथ मौसर अंदाज में कम्युनिकेट करते हैं, तो वो ना सिर्फ आपकी रोज़मर्रा की छोटी छोटी मुश्किलात हल होती जाती हैं, बल्कि बच्चे जो है ना अपनी उनकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है ना, वो भी बहुत अच्छी हो जाती है, और उनमें खुद एतमादी पैदा होती है। मुझे पता है ना बिलाल, कि जो बचपन से ही जो आपकी ग्रोथ में अगर वालिदैन की मोहब्बत की कोई कमी रह जाए ना, तो वो लाइफ लॉन्ग आपका जो है ना, आपकी शख्सियत में एक खला पैदा कर देती है। फिर वो कॉन्फिडेंस ना आपको बाहर दुनिया से नहीं मिल पाता, फिर आप बाहर जाके दब्बू रहते हैं, फिर आप जो है ना, फिर आपको समटाइम्स सोशल एंजाइटी होने लगती है। हाँ, वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आपको आपके वालिदैन और आपकी फैमिली इन्वायरमेंट से ही मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको कभी खुद पहल करनी पड़ती है कम्युनिकेशन में। हमेशा ये इंतज़ार नहीं करेंगे वालिदैन की तरफ से ही हो, और समटाइम्स आफ्टर यू आर ग्रोन अप, तो अब माफ़ कर दीजिए, आप ये सोचें कि अच्छा वालिदैन की तरफ से अगर कहीं कोई कमी कोताही हो गई है ना, तो वो शायद उस उम्र में, उस फेज़ में वो थे ही नहीं कि वो इस चीज़ को हमें सही से कन्वे कर सकते हैं। आज जो सोशल मीडिया का दौर है, आज हम कितने ज़्यादा वोकल हो गए हैं, कितने हम हर चीज़ को सही से समझा सकते हैं। हमारे जेनज़ी जो है ना, इस वक्त वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि उनको जो उनके पेरेंट्स की पेरेंटिंग मिलती है, या फिर दोस्त मिलते हैं, अहबाब मिलते हैं, वो सब बहुत अवेयर, आजकल अवेयरनेस की कमी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ सोशल मीडिया पर आम है, लेकिन वो पहले दौर में शायद इस तरह नहीं होता था। पहले बिल्कुल एक गैप होता था, कम्युनिकेशन गैप होता था, लिहाजा कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों के साथ दोस्त बनकर रहिए, ताकि वो हर बात आपसे शेयर कर सकें। जस्ट लेट मी रिमाइंड यू, और अपने आप को कनेक्ट करें आप अपनी खुशियाँ और उनकी जो फ़िक्र और जो सोच है, वो बग़ैर किसी खौफ के आपके साथ बैठकर बांट सके, और ख़ानदान में मोहब्बत और एतमाद का माहौल कायम रहे। इसको ऐसे कनेक्ट कर लें कि अम्माओं से हम बड़ा क्लोज़ होते हैं, बड़ा हम फ्रैंक होते हैं। When it comes to talk to अब्बा, तो अब्बा के साथ हमारी बड़ी कॉन्वर्सेशन जीरो लेवल पर होती है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल शेकी हुआ होता है, हम हंसी मजाक तक नहीं करते। मतलब अब्बा कमरे में अगर बैठे होंगे तो हम ऐसे बैठे जैसे हमें साफ सूंघ गया ना, सामने कोई जो है वो जज साहब बैठे हैं और फैसला सुनाने वाले आपको उम्र कैद सजा का। ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा एक फ्रेंडली माहौल बाप के साथ भी जो है ना वो होना चाहिए। इसके अंदर पहल जो है ना वो बाप को करनी चाहिए, बचपन से बॉन्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के तो दिल में खौफ बैठ गया ना, वो खौफ का जो बुत है वो आप ही ने तोड़ना है, क्योंकि वो बैरियर भी आप ही की तरफ से है। और अगर बच्चे, क्योंकि जेंसी मेरे ख्याल में इस वक्त बहुत अवेयर हो चुकी है, उनको भी ये सोचना चाहिए अगर हमारे वालिद की तरफ से अगर कोई सख्त रवैया है तो लेट द आइस ब्रेक, पहले आप ही वो आइस ब्रेक कर लें, क्योंकि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर है तो आप जाएं और अपने वालिद को हक कर लें, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते। क्योंकि वालिदैन हमारी एक ऐसे एज ग्रुप में होते हैं, फिर वो चले जाएं तो फिर सारी उम्र आपको ये जो है ना तासुफ़ ही रह जाएगा कि मैंने अपने वालिद को उनकी ज़िंदगी में हक कर लिया होता।
अच्छा, ये जो मैंने बोला ना कि दोस्त बना के रखें, इस दोस्त बनने से फ़ायदा क्या होगा? वालिदैन जब दोस्त होंगे ना तो उन्हें किसी और से मशवरे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों को। वो डायरेक्ट जाएंगे अम्मा के पास, अब्बा के पास, अब्बा मेरे दोस्त ने ये चीज़ कहा है कि ये चीज़ पीने से ना ये फ़ायदा होगा, ये चीज़ खाने से ये फ़ायदा होगा। ज़रा आप बता दें, और आपको मैं बता दूं वो आपके माँ बाप हैं, आपको पैदा किया है। वो कहते हैं ना मैं तेरा बाप हूँ, ये जुमला सुना ना आपने, तो वो बाप को पता होता है कि उसने भी वही ज़िंदगी गुजारी है, वो सारे फेजेस से गुजरा है। वो आपको अच्छा मशवरा देगा जब दोस्त होंगे। अगर दोस्ती नहीं होगी ना तो आप बोल सकेंगे उनसे, और अगर आपने गलती से बोल भी दिया, इतनी चपेड़े पड़नी है, इतने डांट पड़ने के, अगली दफा आपने जाके शेयर ही नहीं करना। यही अम्मा अब्बा को होता है दोस्त बना लें। हाँ बिल्कुल, आप और यही दोस्ती आपके ना सारी उम्र काम आएगी, वरना आगे चल के आप बाहर जाके जो अच्छे बुरे दोस्त बनाएंगे उसकी वजह से फिर आपको ज़िंदगी भर जो नुकसान पहुंचेगा ना, क्योंकि बुरी सोहबत से तो आपने ज़ाहिर है आपका पूरा लाइफ जर्नी अपसाइड डाउन हो जाएगी। तो इससे बेहतर है लाइफ बिगड़े पहले ही वालिदैन को दोस्त बना के अपनी ज़िंदगी ट्रैक पर ले आए। बिल्कुल ऐसे ही, और कुछ खबरों को भी शामिल कर लेते हैं। बहुत सारी बातें हो गई, ईद की बातें हो गई, अच्छी बातें हो गई, अब बड़ी बड़ी खबरें हैं और बड़े बड़े जो है ना वो फैसले होने जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ, देन वी विल टॉक अबाउट सम न्यूज़ ऑन अ वेरी लाइटर नोट, या फिर ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि वज़ीर आज़म साहब का भी तज़किरा होगा, लेकिन आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल आर्मी चीफ साहब की जो सैयद आसिम मुनीर साहब हैं फील्ड मार्शल, उनकी मुलाकात हुई शिया उलमाओं से ना। अच्छा। और शिया उलमा से उन्होंने यही दरख्वास्त की कि आप जो है वो मजहबी जो तफरक़ा है या मजहबी जो इस वक्त कशीदगी बढ़ रही है उसके अंदर अपना रोल प्ले करें। अच्छा, ये मुलाकात हो गई, उसके बाद ईरान की तरफ से भी एक स्टेटमेंट सामने आता है, फिर पाकिस्तान की तरफ से भी एक स्टेटमेंट सामने आता है, फिर इन हाउसेस कुछ खबरें आती हैं कि पाकिस्तान के अंदर ईरान और जो अमेरिका है उसके कुछ मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। इट्स अ बिग अचीवमेंट। फिर एक अजीब और गरीब किस्म का टोला सोशल मीडिया पर आ जाता है और वो ये कहता है कि आर्मी चीफ ने ये कहा है कि भाई अगर ईरान से मोहब्बत हो ईरान चले जाओ। जिसके बाद उस टोले ने ही पूरा बयानबाजी शुरू कर दी कि अगर तुम्हें अमेरिका से मोहब्बत है अमेरिका चले जाओ। देखिए ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आर्मी चीफ इस चीज़ का तस्करा कर रहे हैं शिया कम्युनिटी से, तो वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे मुल्क के अंदर कोई इंटरनल क्राइसिस ना हो, क्योंकि अगर सेग्रीगेशन और इस तरह के इंटरनल क्राइसिस रहते हैं तो यही चीज़ जो है ना तोड़ देती है कौम को। अफशीन, ऐसा कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया, ऐसा कोई जवाब सामने नहीं आया। ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर कुछ एक मखसूस टोला है 804 वाला ना, वो ही उस नई पैकिंग के अंदर पुराना ही माल बेचने की कोशिश करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि ईरान और पाकिस्तान के अंदर ईरान और अमेरिका के अगर मुज़ाकरात होते हैं तो ये पाकिस्तान नहीं हो रहे ना, कहीं और तो नहीं हो रहे ना। पाकिस्तान के लिए ईरानी आपने देखे जो उनके हम मनसब हैं, उनके ट्वीट्स कैसे ज़बरदस्त आ रहे हैं, पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर रहे हैं हर चीज़ में, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब जो है ना नेक्स्ट नोबेल इनाम अगर मिलने जा रहा है, कोई पीस प्राइज़ मिलने जा रहा है, तो वो हमारे आर्मी चीफ को मिल जाएगा। क्योंकि अगर ये अमेरिका और इसराइल और ये जो ईरान वॉर है, अगर इसको मेडिएट करने में पाकिस्तान कोई अपना किरदार अदा करता है और इससे जंग रुक जाए, अल्लाह करे रुक जाए, तो इससे बढ़कर और क्या अचीवमेंट हो जाएगी। बहरहाल पाकिस्तान के जो इस वक्त वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ईरान के सदर मसूद पशकियान से टेलीफोनिक रब्ता किया और उन्हें ईरानी अवाम को ईद उल फितर और नौरोज़ की जो है वो मुबारकबाद दी ही। ईरानी सदर ने भी पाकिस्तान अंदाज के अंदर जवाब देते हुए पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट? ये नेक तमन्नाओं का इजहार हो रहा है, इसका मतलब वी आर रियली क्लोज टू ईरान राइट नाउ। सबसे ज़्यादा क्लोज हम ही नज़र आ रहे हैं और कोई नज़र नहीं आ रहा, और हम बिल्कुल नेबरिंग कंट्री का जो है ना हक भी अदा करते हैं। तो गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म ने बतौर हमसाया बरादर मुल्क जारी कशीदगी के तनाजुर में बहादुर ईरानी अवाम के साथ पाकिस्तान की एकजहती का इजहार किया और कीमती जानों की ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया। और शहबाज शरीफ ने ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की, जबकि खलीजी ममालिक की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए तमाम हमसाया ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात सफारतकारी की तरफ और वापसी पर जोर दिया है और इख्तलाफात को पुरअमन तरीके से हल करने की जानिब जोर दिया और उम्मत मुस्लिमा के दरमियान जो इत्तेहाद व एकजहती है उसकी अहमियत को उजागर किया है। बिल्कुल, पाकिस्तान की जो क़यादत है उसकी सिफारती कोशिशों से आगाह भी किया। वज़ीर आज़म ने ईरानी क़यादत को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। इसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। कुछ कनेक्टिंग, जैसे कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है ना, इसी तरह कनेक्टिंग ख़बरें भी होती हैं, कनेक्टिंग न्यूज़ आपसे शेयर कर देते हैं। आलमी ख़बर रसा इदारों ने तस्दीक कर दी है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान
तुर्किया और मिस्र मुतहरिक किरदार अदा कर रहे हैं। ये दोबारा सुन ले, वो 804 का टोला खास तौर पे सुन ले कि ईरान के दरमियान मुमकिन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र मुतहरिक किरदार अदा कर रहे हैं। ये अब वहाँ जाकर मिर्चें लग गई होंगी। ये जो पूरा एक टोला पूरी चला रहे हैं कैंपेन कि पाकिस्तान जो है वो सऊदीया के साथ खड़ा है। हाँ भाई, खड़ा है, पीस पैक्ट है, हाँ। लेकिन पाकिस्तान उसके साथ साथ ईरान के साथ भी खड़ा है, क्योंकि मुस्लिम मुल्क है, हाँ। बरादर मुल्क है। इनके लिए नहीं खड़े होंगे तो किसके लिए खड़े होंगे? अल जजीरा और रॉयटर्स की अगर मैं बात करूँ तो दीगर बड़े बड़े इंटरनेशनल जो इदारे हैं उनके मुताबिक ये बात सामने आ रही है। नाम इसलिए ना इदारों का क्योंकि इनके ऊपर बात डिस्कस हो रही है। ये ममालिक यानी कि तुर्किया, मिस्र और पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी कम करने और किसी मुमकिन मुआहदे के लिए फ़रीक़ैन के दरमियान राब्ते करा रहे हैं, तर्जुमान बता रहे हैं। बिल्कुल, और जो तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन नराबी हैं, उन्होंने CNN से गुफ्तगू भी की है और इसमें उन्होंने कहा है कि अगर जो फ़रीक़ैन हैं वो रज़ामंद हों तो पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए हर वक्त तैयार है। और ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया दिनों में मुज़ाकरात हुए और अहम नुकात पर इत्तेफाक हुआ है। आपको पता है ना, अमेरिका इज नाउ इन डीप शिट। वो जो है ना ऑलरेडी फंस चुका है इस जंग में, वो निकलना भी चाह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बात तो कर रहे हैं ईरान से, लेकिन ईरान अब बैकफुट पे नहीं जा रहा है। ईरान अब जंग रोकने के उसमें नहीं है, तो यहाँ पर किसी को मेडिएट करना पड़ेगा और अगर पाकिस्तान मेडिएट कर लेता है तो इसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। आपने देखा ऑयल कहाँ चले गया है, पेट्रोल का क्या? बिल्कुल, आबना हुर्मुज़ नहीं ये पैसेज खुलता तो ये पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ एक आध मुल्क के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए आलमी तौर पर ये बहुत बड़ा क्राइसिस जन्म लेगा, जिसकी वजह से आने वाले वक्तों में अशिया खुरोनोश की कीमतों में इतना इजाफा हो जाएगा कि शायद फिर कहत साली की तरफ हम। लेकिन एक बात है, ईरान ने बता दिया है कि वो अगर सुपर पावर हो या डेप्यूटी सुपर पावर हो ना, मतलब सेकंड सुपर पावर, आप कुछ नहीं कर सकते जब तक अगर कोई एक मुल्क खड़ा हो जाए और वो ये ठान ले कि हमें कुछ करना है अपने मुल्क की सलामती के लिए, सोवरेनिटी के लिए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अब आबनाए हुर्मुज़ की बात कर लें, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की, तो वो इतना प्यारा कंट्रोल उसके पास है, ईरान के पास, कि अभी तक आप उससे कंट्रोल ले ही नहीं सकते। और क्या, अमेरिका बहुत क्या कहते हैं ना, पीस ऑफ केक समझ रहा था ईरान को कि बस हम छोटा सा है कंट्री, हम इसको पर हमला करेंगे, ये सरेंडर कर देगा, रिजीम चेंज कर देगा। रिजीम चेंज तो बहुत दूर की बात, आप अपने ही मतलब आपने इतने बड़े पूरे क्राइसिस को जन्म दे दिया, ऑयल क्राइसिस को जन्म दे दिया दुनिया भर से। और क्या इनको नहीं पता था कि आबनाए हुर्मुज़ अगर ईरान से ही कनेक्टेड है, अगर ये बंद हो जाए तो फिर ये कैसे आगे बढ़ेगा? लेकिन इसराइल क्योंकि अमेरिका को पुश करता रहा, इसराइल तो चाहता ही यही है कि और ज़्यादा दुनिया में अमन ख़राब हो ताकि उनके कोई मसीहा हैं। तो बहरहाल एक बात मैं भी आपको यहाँ पे बता दूं कि एक हवा चल रही है और वो हवा जो है वो कानों में जब सरसराती हुई जाती है तो ये कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, जंग खेल लो, लेकिन एप्स्टीन फाइल में दबने नहीं दूंगी। एप्स्टीन फाइल का नाम फिर सामने आएगा, ट्रंप का नाम फिर सामने आएगा, बड़े बड़े लोग फिर सामने आएंगे। ये एप्स्टीन फाइल को दबाने के लिए सारा मामला जो है वो रचाया गया। वो ये कह रहे हैं कि लेकिन अब दोबारा से एप्स्टीन फाइल सामने आएंगी जिसके अंदर बड़ी बेदर्दी से, बेरहमी से बच्चियों का कत्ल और अस्पतदरी की जाती है और वो सारे सबूत शवाहिद सामने आए। मतलब आप सोचें, बच्चों को सेक्रीफाइस करना जिस नेशन, जिस मजहब में एक इबादत के तौर पे किया जाए, तो उनकी तो फिर रूट्स क्या हों? नहीं, वो मज़हब नहीं है, बस वो एक बाल की और शैतानी पूजा और ये तमाम चीज़ें हैं। वो दे आर कॉल्ड एथिस्ट, वो मानते ही नहीं किसी मज़हब को। बहरहाल इधर आ जाते हैं, ताहम ईरानी क़यादत की बात कर लेते हैं। ये सारे दावे जो होते हैं जो हमने आपको खबर में बताए, उनको मुस्तरद किया, उसे बेबुनियाद करार दिया। मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया, इंडोस किया कि सिफारती कोशिशें तेज़ हो रही हैं और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस्लामाबाद में रवां हफ्ते अमरीकी और ईरानी हुक्काम के दरमियान अहम मुलाकात हो सकती है। ताहम कई मामलात अब भी हल तलब हैं। अब वो कहाँ गए जो कह रहे थे कि पाकिस्तान तो इस जंग में ईरान के अगेंस्ट खड़ा है? अरे भाई, पाकिस्तान ईरान को लेकर इस्लामाबाद में खड़ा होगा, तब आपके मुंह के ऊपर ना वो 12 बजेंगे कि आप जिंदगी भर आपके साथ मसले कभी तज्जिया नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, ईरानी ज़राए के मुताबिक अमरीका को मुमकिन मुआहदे के लिए ईरान के खिलाफ कार्रवाई को जारियत तस्लीम करना और नुकसानात का ज़ाला करना होगा, जबकि ईरान ने किसी भी अमरीकी इक़दाम की सूरत में आबनाए हुर्मुज़ बंद करने का हक़ भी महफूज रखने का इंदिया दिया है। और पाकिस्तान खुद को एक अहम सालिस के तौर पर पेश कर रहा है, जबकि अस्करी सिफारती सतह पर बैक चैनल जो बैकडोर डिप्लोमेसी है उसके राब्ते जारी हैं। उनकी कोशिशों का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना और किसी मुमकिन हल तलब तस्वीर की तरफ पहुँचना है। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिख़ार साहब, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल को फ़रोग़ देने वाले
तमाम इक़दाम की हिमायत जारी रखेगा। सलामती कौंसिल में यूक्रेन की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा ऐसे इक़दाम की हिमायत करेगा जो इख्तिलाफ़ात के खात्मे और अमन के ज़रिए तनाज़ात के हल के यकीनी तौर पर बनाया जाए, चाहे वो आलमी सतह पर हो या फिर यूक्रेन में हो। बिल्कुल, और तमाम फ़रीक़ैन पर जोर दिया है कि वो एहतियात का मुज़ाहरा करें, कशीदगी में कमी लाएँ, मुज़ाकरात सफारतकारी के ज़रिए मसाइल का हल तलाश करें और बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों की मुकम्मल पासदारी करें। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और अमरीकी सदर की बात कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बिजली घरों पर मुमकिन हमले 5 रोज़ के लिए मौखर करने का ऐलान कर दिया है। महकमे जंग को फिलहाल ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बनाने से रोक दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान मस्बत बातचीत हुई है। देखिए ना, 5 दिनों के लिए क्यों रोका है, वरना उनके पास तो कोई कमी नहीं है, वो क्यों रोकेंगे? वो उनको ज़ाहिर है अपनी भी कुछ सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए। तो इसका मकसद जो है मशरिक़ वस्ता में जारी जो कशीदगी है उसका मुकम्मल खात्मा है। और अमरीकी सदर का कहना है ये फैसला जारी मुलाकात और बातचीत की कामयाबी से मशरूत होगा। ईरानी हुकाम से ये मुज़ाकरात पूरे हफ्ते जारी रहेंगे और अगर मुज़ाकरात कामयाब रहे तो ईरान के बिजली घरों पर हमले नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ये बात कुछ और है लेकिन ये किसी और तरीके से जो है ना पेश की जा रही है। बहरहाल अब ये बात सामने ही, ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ अपने हरमुज़ 48 घंटों में खोलने की धमकी दी थी। कहा था 48 आवर्स में असल में इनकी धमकी काम नहीं आ रही ना खोली तो पावर प्लांट्स पर हमला करेंगे। ट्रंप की ईरान को अब हरमुज़ खोलने की 48 घंटे की डेडलाइन आज ख़त्म हो रही है। लेट्स सी हुज़ गोना विन दिस वॉर। लेकिन ईरान और अमेरिका दोनों डील करना चाहते हैं। इसराइल से बात हो गई है, वो ताज़ा पेशरफ्त पर खुश हैं। ये सब कुछ कह रहे हैं फ्लोरिडा में बैठे हुए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद से ही सवाल करते हैं, खुद से ही जवाब देते हैं। ऐसे प्यारे लोग मेरे पास बैठे रहते हैं। ईरान ने खुद मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया था। उन्होंने कहा भाई डोनाल्ड ट्रंप ने, ये वही लोग हैं जो दुनिया के अंदर ना तारीख को चेंज करने की कोई मुहिम लेकर आए हैं। नोबेल प्राइज़ जो है खुद साख्ता तौर पर बनने की कोशिशें करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आगे लेकर बढ़ रहे हैं। ये कह रहे हैं अमरीकी वफ़द और ईरानी नुमाइंदों के दरमियान इंतहाई गहरी तफसीली बातचीत हुई है। मतलब इतनी डीप कॉन्वर्सेशन नहीं, खैर ये तो दुनिया के सुनाने के लिए अलग स्टेटमेंट्स होती हैं इनके लिए। बहरहाल कुछ ना कुछ मीडिएशन हो रही होगी जिसकी वजह से इनको कोई उम्मीद है। तो अमरीकी सदर ने कहा उम्मीद है ईरान के मामले को हल कर लिया जाएगा। ईरान 47 साल से ख़तरा था। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में दोनों मुल्क कई नुकात पर राज़ी हैं और 15 नुकात पर ईरान से बातचीत। ईरान को ये ख़तरा कह रहे हैं, इससे पहले इनके लिए इराक़ ख़तरा था, इससे पहले अफ़गानिस्तान ख़तरा था। तो ये अपने ख़तरे के पेश नज़र ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करते जाते हैं और समझते हैं कि आगे से इनको कोई रिटेलिएट नहीं करेगा। तो ज़ाहिर है जिस मुल्क को आपने इतने अरसे से आइसोलेट किया हुआ था उसने कोई तो जंगी तैयारी की ही होगी ना अपनी। अब जब आपको नुकसान पहुंच रहा है तो आप 15 नुकात पर बात कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ मुआहदा होने की गारंटी नहीं दे सकता। अगर डील हुई तो खित्ते और ईरान के लिए अच्छा आगाज़ होगा और अफजोदा यूरेनियम अमरीकी इस्तेमाल में लाएंगे। मतलब उनकी अभी भी वही के मकासद कुछ और हैं, मुँह पर बात कुछ और बताई जा रही है। मैंने आपको कहा ना कि ये कुछ और कहानी है जो ये बताया जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि ख़ामनाई कत्ल हो चुके हैं और उनके बेटे को मैं लीडर नहीं समझता। मुश्तबा ख़ामनाई के बारे में कुछ नहीं सुना, ना चाहता कि मुश्तबा ख़ामनाई को कत्ल किया जाए, नहीं चाहता। हाँ। वो ये कह रहे हैं लेकिन दिली ख्वाहिश क्या पता। रिजीम चेंज इनकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ ना, इसलिए वो नहीं समझते उनको लीडर। जबकि वो लीडर जो है ना, अब जब ख़ामनाई साहब तो मुज़ाकरात के लिए तैयार भी थे, ये मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। तो अब आपने उनकी सारी मेन लीडरशिप को आप ख़त्म करते जाएंगे, फिर आप चाहें कि वो आपसे मुज़ाकरात भी करें, तो इस तरह तो नहीं। आपने मुज़ाकरात की टेबल पर ही तो वॉर शुरू की, फिर आप किस तरह से आगे जब आप मुज़ाकरात कर रहे थे तो फिर आप जंग की तरफ क्यों गए, ये एक बड़ा सवाल है। और जब जंग की तरफ आ गए तो मुज़ाकरात की तरफ आने से जो है वो कौन आपको जो है वो रोक रहा है? दोबारा फ़ौरन जो है वो उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ के आपको बताऊं कि वाशिंगटन के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सदर ट्रंप इलाकाई कशीदगी की नरकमी के लिए वक्त बढ़ा रहे हैं, यानी कि टाइम गेन कर रहे हैं। ईरान के वज़ारत ख़ारजा ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात की तरदीद कर दी है। ये होता है नेले पे दैला। और अभी पहली खबर आपको बता रहे थे कि मुज़ाकरात में अब ईरान की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने बयान जारी कर दिया है कि जंग जारी है, ये दुश्मन की एक और शिकस्त तस्लीम की जाए। सदर ट्रंप और अमरीका एक बार फिर नाकाम हो चुके हैं। बेशक बात करें कि कुछ कोलंबिया की, जहां तैयारा हादसे में 34 अफराद हलाक और 14 अभी लापता हैं।
और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 77 अफराद को ज़िंदा बचा लिया है। और कोलंबिया के वज़ीर दिफ़ा का कहना है कि C-130 तैयारा है जो कि हादसे का शिकार हुआ। हादसा जो है गवर्नर जो है उन्होंने भी हलाकतों की तस्दीक की और तैयारा टेक ऑफ के फ़ौरन बाद गिरकर तबाह हुआ। इसमें 125 अफराद सवार थे और सोशल मीडिया पर बयान में कहा है कि तैयारे में सवार 40 से ज़ायद अफराद की हालत ताहाल वाज़ेह नहीं हो सकी। बिल्कुल, कोलंबियन फ़ज़ाइया के कमांडर के मुताबिक तैयारे में 114 अफराद जो सफ़र कर रहे थे और 11 स्टाफ मेंबर्स थे। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं और माइट भी पॉसिबल ब्लैक बॉक्स को देखेंगे, उसमें से फिर ये बताएंगे कि हुआ क्या था। बहरहाल वज़ीर आज़म की बात कर रहे थे कुछ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी यौम तपेदिक के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर तपेदिक जैसे काबिल इलाज और काबिल बचाव मरीज़ के लिए जो है मुहिम चला रहे हैं और इस बात के अज़्म का इआदा भी करते हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि मौजूदा दौर में तपेदिक जो है वो सर फहरिस्त है और पाकिस्तान समेत कई ममालिक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और जो है ये मज़ीद मसाइल को जन्म दे सकता है। और हुकूमत ने तपेदिक के खात्मे को सेहत आमा की अहम तरजीह करार दिया है और इसकी बरवक्त तशख़ीस, मेयारी इलाज तक रसाई, बीमारी की रोकथाम और मरीज़ों की निगहदाश्त को यकीनी बनाया। बिल्कुल, ये बताया उन्होंने कि तशख़ीस सहूलियात को वसअत दी जा रही है, लेबॉर्ट्रीज़ नेटवर्क को बेहतर किया जा रहा है और निगरानी के निज़ाम को भी मजबूत किया जा रहा है। ये वज़ीर आज़म साहब वहाँ पर तशरीफ़ लेकर गए थे तो इसके ऊपर उन्होंने बात की है। और हेल्थ सेक्टर के ऊपर आपने देखा कि मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त हेल्थ के मिनिस्टर हैं, तो वो भी काफ़ी चीज़ों के अंदर एक्टिव है, नो डाउट। और ज़रा आगे बढ़ेंगे, प्रोड्यूसर साहब ज़रा बताइएगा। ट्रेन के डब्बे के अंदर इस वक्त हम देख रहे हैं कि क्रिकेट की खबरें शामिल कर ली गई हैं और पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के अंदर शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के नामवर खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से ये जारी करदा वीडियो में न्यूजीलैंड ज़रा दिखाएं और न्यूजीलैंड के जो डेवन कॉनवाय है और अच्छा, ये नाम बड़ा प्यारा है इनका। आप बताएं भाई ये नाम। हाँ, इन्होंने एयरपोर्ट पर पहुंचकर मदाहों को उर्दू ज़बान में पैगाम दिया। अच्छा, कितना अच्छा लगता है कि वो बाहर से आके कोई उर्दू लैंग्वेज में कम्युनिकेट करे। फॉर एक अच्छा जेस्चर समझा जाता है। वीडियो में दोनों खिलाड़ियों को एक साथ देखा जा सकता है, जैसे आप देख सकते हैं। और मार्क चैंपियन कहते हैं कि हम आ गए हैं शिरोज़। मुल्तान सुल्तान्स के ऑस्ट्रेलियावी लेजेंड स्टीव स्मिथ भी लाहौर पहुंच गए हैं और तबरेज़ शम्सी, जोश फिलिप, पीटर सेडल और कोच टिम पेन समेत मुल्तान सुल्तान्स के तमाम गैर मुल्की खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान पहुंच गए। चलें भाई, ज़बरदस्त। और अपनी अल्लाह ताला ने इन सबको सारा जो कहते हैं ना कि साथ खैरियत से ये इवेंट भी हो जाए, जैसे सारे मामलात हो गए। इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाई गई होगी। मौसम के ऊपर आ जाते हैं, मौसम तब्दील हो रहा है भाई, मैं कहूँ मौसमियात से खुद परेशान है। ये हो क्या रहा है, कभी बादल है, कभी हवा चल रही है, रात में समझ में नहीं आ रहा, पंखा खोले तो खुनकी होती है, कंबल लेना है, कंबल ले ले तो गर्मी लगती है, ड्राई मौसम फिर से आ गया है। तो आपको बता देते हैं। हाँ, तो मुल्क के जो बेशतर इलाके उनमें आज से 30 मार्च के दौरान तेज़ हवाएं, गरज चमक के साथ बारिश का पेश गोई की गई है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक जो सिस्टम है उसके ज़ेर असर कराची, हैदराबाद में 25, 26, 28, 29 मार्च को बारिश हो सकती है। बहुत बड़ी हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। कराची के अंदर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है गर्मी, तो मौसम बहुत अच्छी खबर है भाई। मुझे पढ़ के बहुत खुशी हुई कि कराची में और हैदराबाद में भी 25, 26, 28 और 29 मार्च को बारिश हो सकती है। 25, 26, 28 का मतलब यानी कि कल से बारिश हो सकती है। और लेकिन वही बात बिलाल, जब बारिश होगी तो फिर वही कीचड़, पानी आएगा, ज्यादा बारिश होगी, मतलब यहाँ पर हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि फिर यहाँ सफाई का तो कोई निज़ाम है ही नहीं। बहरहाल अगर हम सखर, दादू कश्मीर, जैकबाबाद, लाड़काना कश्मीर में बात करें, वहाँ पर भी बारिश मुतवक्के है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के भी बाज़ इलाकों में बारिश और सिस्टम के ज़ेर असर जो पंजाब इस्लामाबाद है वहाँ तो होती ही बारिश है, मतलब वो तो रहते ही सिस्टम के ज़ेर असर है। जबकि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश प्रोडिक्शन की गई है। यहाँ पे जैसा आपने बताया होती ही है। कराची के अंदर मौसम बड़ा मुतदिल होता है, मोतदिल भी होता है। अब लेट्स सी कि कल और परसों और तरसों जो बारिश का आगे कब होती है कि नहीं होती हैं। और आगे बढ़ेंगे और हम ज़रा लाइफस्टाइल अपडेट्स को भी शामिल कर लेते हैं। इंसानी ज़िंदगी में खूबसूरती और सेहत का गहरा ताल्लुक है। हर इंसान चाहता है कि उसका चेहरा साफ़ हो, तरोताज़ा हो, पुरकशिश हो और
जैसे आप देखते हैं ना फ्लॉलेस स्किन होती है, कोरियन स्किन बड़ा एक ग्लासी टोन होता है, शाइन होता है उसके ऊपर। खुसूसन ख़वातीन अपनी जिल्द की खूबसूरती के बारे में ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ चेहरे पर तब्दीलियाँ आ जाती हैं, फाइन लाइंस आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं, जो उम्र की तकाजा होता है, जैसे झुर्रियाँ भी होती हैं, दाग धब्बे भी होते हैं, वो जाहिर होने लगते हैं, ये तशवीश का बाइस बन जाती हैं। दरअसल ये जिल्द की सिर्फ बैरूनी देखभाल पर मुनहसर नहीं बल्कि अंदरूनी पर भी मुनहसर होती है। बिल्कुल, आप क्या खा रहे हैं ना, दैट रिवील्स ऑन योर फेस। तो ग़िज़ा, आपका जो लाइफस्टाइल है और रोज़मर्रा की जो आदत है ना, वो आपके चेहरे पे नुमायाँ होती हैं। चेहरे पे झाइयाँ पड़ना या फिर बहुत से लोग मौसमी असरात या कॉस्मेटिक्स के इस्तेमाल का नतीजा समझते हैं, लेकिन इसके पीछे कई बुनियादी वजूहात होती हैं, जैसे जिस्म में विटामिन डी, विटामिन बी और आयरन की कमी जिल्द पर मनफी असरात डालती है। और जब जिस्म को ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा मुनासिब मिक़दार में नहीं मिलते तो जिल्द कमज़ोर हो जाती है और इस पर झाइयाँ और दाग धब्बे नमूदार हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा हार्मोन्स में तब्दीली, ज़्यादा धूप में रहना, गैर मुतवाज़िन खुराक से भी इस मसले को बढ़ सकता है। मसलन जिल्द की सफाई का ख्याल ना रखना और झाइयों की एक जो है ना वो एक वजह बन जाती है कि आप सफाई रखते तो झाइयाँ आ जाती हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर चेहरे पर गर्द गुबार, आलूगी के ज़र्रात जमा हो जाते हैं। अगर चेहरे को बाकायदगी से साफ़ ना किया जाए तो मैल की बारीक सी तह जिल्द पर जम जाती है। अच्छा, एक सबसे अच्छा इस्लामी तरीका है 5 दफ़ा दिन में वज़ू करें, आपका मुंह भी धुल जाएगा, कान में धुल जाएंगे, नाक, आँख सब कुछ धुल जाता है और ये बीमारियों से आप खुद ब खुद भी बच सकते हैं। एग्जैक्टली। तो आज के जदीद दौर में मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टीवी स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल भी जिल्द पर असर अंदाज होता है, आपको बताऊं। और घंटों अगर आप स्क्रीन टाइम आपका ज़्यादा है तो उससे आंखों पर तो दबाव पड़ता है, ये साथ में जो आपके आई बैग्स बढ़ जाते हैं, ये सब भी साथ में होने लगता है। तो इसकी वजह तो थोड़ा सा अवॉइड करें स्क्रीन टाइम, और चेहरे की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा, फल, सब्जियाँ, ये सब बहुत, अपने जो विटामिन आपको बताएं वो सब बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और आप जब सब्जियां खाते तो ऑटोमेटिकली आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाती है। जिल्द के ऊपर आपको नुमायाँ होता है, जो आप खा रहे हैं ना वो सब कुछ नज़र आ रहा होता है। आगे बढ़ेंगे और लास्टली बट नॉट द लीस्टली मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट और खूबसूरत सा टॉपिक है, वो क्या है? आज जो है हम टूरिज़म का पैकेज में आपको जो जगह एक्सप्लोर करवाने जा रहे हैं वो है मेहरगढ़। अच्छा, मेहरगढ़ क्या है? मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान के दर्या बोलान के दामन में वाक़ है और बहुत ज़बरदस्त सिविलाइजेशंस का एक मजमूआ है। तो लेट्स वॉच। मेहरगढ़ बलूचिस्तान के दर्या बोलान के दामन में वाक़ई दुनिया की कदीम तरीन शहरी तहजीबों में से एक है। तकरीबन 9000 साल कबल मसीह में यहाँ के इलाके की सरसब्ज़ और शादाब जमीन और खुशगवार मौसम ने इंसानों को मुस्तकिल आबाद होने की तरगीब। मेहरगढ़ के लोग इब्तिदाई तौर पर खाना बदोश थे, लेकिन जब वो एक जगह मुस्तकिल बस गए तो यहाँ पहली बार बरसगीर में खेती बाड़ी शुरू हुई और गंदम, जौ और दीगर फसलें उगाई गयी। जानवर पालने और ज़राई औजार इस्तेमाल करने की महारत भी इन्हीं लोगों में मौजूद। 1968 में मेहरगढ़ में कदीम आसार दरियाफ्त हुए और फ्रांसीसी माहिर आसार कदीमा यहाँ फ्रांसवा जैरग ने खुदाई शुरू की। यहाँ के लोग कच्चे घरों में रहते, मिट्टी के बर्तन बनाते, रंगसाजी और दस्तकारी करते, पत्थर और हड्डी से औजार तैयार करते, तांबे के औजार इस्तेमाल करते और चमकदार मोतियों की मालाएं भी बनाते थे। इनके घरों में अनाज जखीरा करने के लिए मखसूस कमरों का एहतमाम था। दिलचस्प बात यह है कि इब्तिदाई इंसानों ने दांतों की सर्जरी का इल्म भी यहाँ अपनाया। मेहरगढ़ के लोग तिजारत और मुआशरत में भी आगे थे और इनकी महारतें वादी सिंध और मशरकी ईरान तक पहुंची। मेहरगढ़ की तहजीब और तमद्दुन वादी सिंध की मशहूर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तहजीबों के लिए बुनियाद बनी। 7000 साल कबल मसीह तक ये तहजीब अपने उरूज पर थी, लेकिन मौसमी तब्दीलियों और दरियाए बुलूग बदलने से मुकामी लोग हिजरत करने पर मजबूर हुए। आज मेहरगढ़ एक कीमती तारीखी विरसा है। बलूचिस्तान के मुकामी कबाइल आज भी अपनी सदियों पुरानी रिवायात के साथ जुड़े हैं और मेहरगढ़ की तहजीबी छाप उनकी जिंदगियों में नुमाया है। इस अजीम विरसे की हिफाजत और तहकीक न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान की तहजीबी पहचान के लिए इंतहाई अहम है। ये तारीखी मुकाम हमें अपनी माजी से जोड़ता है और हमें ये सिखाता है कि इल्म, हुनर और तहजीब वक्त की कीमती दौलत है।